everyone, I am Dr. Jagjit, I am हिस्ट्री टीचर। आज हम BA 1 सेमेस्टर 2 इसका फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, एस्टैब्लिशमेंट एंड कंसोलिडेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत। ये दिल्ली सल्तनत जो है ये एक पीरियड है जिसको हम दिल्ली सल्तनत के नाम से जानते हैं, या ये भी एक चीज़ कही जा सकती है कि स्टार्टिंग ऑफ द मुस्लिम पीरियड जो है ये दिल्ली सल्तनत से स्टार्ट हो जाता है। और इसकी शुरुआत जो है मोहम्मद गौरी या मुइज़ुद्दीन ऑफ गौर हम कहते हैं। तो इसके सब पॉइंट्स जो हमने पढ़ने हैं, द कॉन्क्वेस्ट ऑफ मुइज़ुद्दीन ऑफ गौर। मुइज़ुद्दीन ऑफ गौर या इसको मोहम्मद गौरी के नाम से पॉपुलरली जाना जाता है, इसकी जीतें ये भारत में एंटर किया और एंटर करने के बाद में भारत के अलग अलग इलाकों को जीता, वो सारा हमने इसकी कॉन्क्वेस्ट में पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक इज इम्पैक्ट्स ऑफ हिज कॉन्क्वेस्ट। उसकी जो जीते हैं उनके क्या प्रभाव पड़े हैं पूरे भारत के ऊपर, चाहे वो सामाजिक प्रभाव हैं, चाहे वो राजनीतिक प्रभाव हैं या आर्थिक प्रभाव हैं। अगला टॉपिक जो है कंसोलिडेशन ऑफ टर्किश रूल अंडर इल्तुतमिश एंड बलबन। अब जो मैंने आपको पहले भी बताया था जब हमने इसका सिलेबस डिस्कस किया था कि टर्किश रूल क्या चीज़ है, कि मुस्लिम्स जो हैं वो जो हम एक दूसरे से अलग अलग इसमें कैसे मानते हैं, वैसे तो मुस्लिम सारे सेम हैं, शिया और सुन्नी का डिफरेंस है, बट अगर इनका हम रीजनल डिफरेंस देखें तो कई हम कहते हैं अफ़गानी मुसलमान, तुर्क मुसलमान और अरबी मुसलमान। तो ये भारत में जो आए, ये मोहम्मद गौरी जो है ये आया चाहे अफ़गानिस्तान से था, पर इसकी जड़ें, इसके रूट्स, इसके पूर्वज जो हैं वो कहीं ना कहीं तुर्की से जुड़े हुए थे, इसलिए ये अपने आप को तुर्क मुसलमान कहते थे। और जो हमारा टॉपिक है कंसोलिडेशन ऑफ टर्किश रूल इन इंडिया, टर्किश रूल इन दिल्ली सल्तनत। जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है कॉन्क्वेस्ट ऑफ मुइज़ुद्दीन ऑफ गौर। सबसे पहले मुइज़ुद्दीन ऑफ गौर कौन है, इसका दूसरा नाम जो बहुत ज़्यादा प्रचलित है वो है मोहम्मद गौरी। ये मोहम्मद गौरी जो है ये अफ़गानिस्तान से आया था और इसका कैपिटल जो है, उसकी राजधानी ये गजनी थी। इससे पहले भी जो एक व्यक्ति आया था काफ़ी सालों पहले, वो था महमूद गजनवी। इसकी कैपिटल भी गजनी है और उसी के सक्सेसर्स में से आगे चल के मोहम्मद गौरी जो है उसने भारत के ऊपर हमले किए और कुछ हद तक अपना राज्य जो है वो स्थापित किया। तो महमूद गजनवी जो है उसने भारत के ऊपर 17 बार हमला किया और बहुत ज़्यादा लूटपाट की। उसके बाद में अफ़गानिस्तान की तरफ से कोई खास हमला नहीं हुआ। उसके कई सालों बाद उसी के सक्सेसर्स में से मोहम्मद गौरी जो है उसने ये सोचा कि मुझे भी भारत के ऊपर हमला करना चाहिए। तो उसने जो भारत के अंदर रास्ता पड़ता है अफ़गानिस्तान की तरफ से, वहाँ से हमले करने शुरू किए और शुरुआत में उसने मुल्तान, ऊच, सिंध के इलाके जो हैं उनको जीत लिया। तकरीबन उसने अपने हमले जो शुरू किए थे 1186 ईस्वी से उसने शुरू किए और अलग अलग इलाकों को जीतता हुआ वो पंजाब के रास्ते भारत के कई और इलाकों को जीत चुका था। 1190 में और 1191 में, 1192 में इसमें ये पंजाब में पहुंचा और 1191 और 1192 ये बहुत महत्वपूर्ण साल हैं दोनों के दोनों, जब इसने भारत का और राजस्थान का एक बहुत ज़्यादा विशाल और बहुत ज़्यादा बहादुर व्यक्ति पृथ्वीराज चौहान जो है एक राजपूत राजा था, उसके साथ मुकाबला किया। वाया पंजाब ये एंटर किया राजस्थान में। बठिंडा से जैसे ही आगे बढ़ा तो उधर से राजस्थान की तरफ से पृथ्वीराज चौहान जो है वो इसको अपने इलाके में नहीं घुसने देना चाहता था 1191 में, और इनकी सेनाएं जो आपस में मिली वो तराइन की जगह पे मिली। तो इसको तराइन की लड़ाई कहा जाता है 1191 में। यहाँ पे दो लड़ाइयाँ हुई 1191 में और 1192 में, इसीलिए हम तराइन की दो लड़ाइयाँ कहते हैं। तराइन की पहली लड़ाई 1191 में हुई, तराइन की दूसरी लड़ाई 1192 में हुई। ये दोनों लड़ाइयाँ मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुई। पृथ्वीराज चौहान ने उस समय के और प्रसिद्ध राजपूत राजाओं को मदद के लिए बोला कि ये मोहम्मद गौरी जो है ये और बहुत से इलाकों को जीत चुका है, मुल्तान, ऊच, सिंध सबको जीत के पंजाब के रास्ते से ये आगे बढ़ रहा है। आज मेरी बारी है, कल तुम्हारी बारी भी आएगी, तो हम सब मिलकर इसका मुकाबला करें तो इसको यहीं से भगा सकते हैं। पर कुछ अंदरूनी मनमुटाव की वजह से बाकी जो राजपूत राजा हैं
उन्होंने पृथ्वीराज चौहान का कोई साथ नहीं दिया। उनमें खास करके जो था जयचंद्र राठौर, हालांकि वो पृथ्वीराज चौहान की पत्नी का भाई था, पर आपस में झगड़ा होने की वजह से उसने पृथ्वीराज चौहान का साथ नहीं दिया। तो 1191 में पृथ्वीराज चौहान अपनी बहुत बड़ी सेना लेके तराइन के इलाके में डट गया और उसने मोहम्मद गौरी का कड़ा मुकाबला किया। इस लड़ाई में मोहम्मद गौरी की बहुत बुरी तरह से हार हुई और वो बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा के अपनी सेना को लेके वापस चला गया अफगानिस्तान। और उसके मन में ये बहुत बड़ी बात थी कि मैंने वहाँ पे हार खाई है, मुझे उस हार का बदला लेना है। दूसरा, वो समझ चुका था कि भारत के लोग जो हैं उनकी आपस में कई राजाओं की पॉलिटिकली, राजनीतिक तौर पर इतनी ज़्यादा मनमुटाव हैं कि इनको अकेले अकेले लड़ना बहुत मुश्किल है, इकट्ठे लड़ना बहुत मुश्किल है, अकेले अकेले इनको कभी भी हराया जा सकता है। तो इसलिए उसने फिर से पूरी तैयारी की और अगले ही साल उसने दोबारा से अटैक किया और वही जगह तराइन जहाँ पे पहले लड़ाई हुई थी 1191 में, अब 1192 में वहीं उसी जगह पे फौजें तैनात हो गई, मोहम्मद गौरी की भी और पृथ्वीराज चौहान की भी। मोहम्मद गौरी अच्छे से जानता था कि पृथ्वीराज चौहान के और जो साथ में जो राजपूत राजा हैं वो कभी उसका साथ नहीं देंगे, इसलिए उसने अपनी सेनाओं को बड़ी अच्छी तरह से तैयार कर रखा था और पृथ्वीराज चौहान जो है उसकी सेनाओं के ऊपर बुरी तरह से वार किया और इस लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान जो है बड़ी बहादुरी से लड़ा पर फिर भी वो हार गया और जब वो निकलना चाहता था पकड़ा गया और मारा गया। इसके बाद में ये बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती। मोहम्मद गौरी जो है उसको एक तरह से एंट्री मिल गई, उसको एक तरह से हौसला मिल गया कि उसने भारत के बहुत बड़े राजपूत राजा को हरा दिया। अब आगे भी जो है उसका ऐसे ही डंका जो है वो चलता रहेगा। तो उसने उसके बाद में कई और राजपूत राजाओं को 1194 में उसने कनौज के ऊपर हमला किया जहाँ पे जयचंद्र राठौर था, पृथ्वीराज चौहान का बहनोई। अगर वो पहले इकट्ठे लड़े होते तो शायद ऐसी नौबत ना आती, पर उसने उस समय पृथ्वीराज चौहान का साथ नहीं दिया। अब उसकी बारी आ गई खुद की और मोहम्मद गौरी ने बड़ी बुरी तरह से हरा दिया। 1196 तक जो मोहम्मद गौरी है वो काफ़ी हद तक आगे बढ़ता गया, राजस्थान के बड़े बड़े राजपूत राजाओं को हरा दिया और फाइनली उसने दिल्ली के ऊपर भी जो है तकरीबन कब्जा कर लिया 1198 ईस्वी तक जो है। फिर उसको बार बार अफगानिस्तान जाना पड़ता था क्योंकि उसका अपना एम्पायर जो है, अपना शासन जो है वो अफगानिस्तान में था, उसकी अपनी कैपिटल थी गजनी। तो यहाँ भारत में भी वो इलाके छोड़ना नहीं चाहता था क्योंकि अगर वो चला जाता तो ये इलाके फिर से आज़ाद हो जाते। तो उसने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स लगा दिए। रिप्रेजेंटेटिव्स जो भारत में लगाया गया वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। भारत के नॉर्दर्न पार्ट में जो दिल्ली का इलाका है, उत्तर प्रदेश का इलाका है, पंजाब का इलाका है, वो सारे कुतुबुद्दीन ऐबक की रहनुमाई के अंदर चलते थे। और जो पार के इलाके हैं, ईस्टर्न इंडिया के इलाके हैं, बंगाल का इलाका है, ये सारा उसने बख्तियार खलजी को दिया। बख्तियार खलजी ने वहाँ के राजाओं को, हिंदू राजाओं को हरा के वहाँ पे जो मोहम्मद गौरी जो है उसका राज्य स्टैब्लिश कर दिया। इसके अलावा नसीरुद्दीन कबाचा और ताजुद्दीन यलदौज, ये और दो साथी थे मोहम्मद गौरी के जो उसके अलग अलग इलाकों की तरफ जो है वो अपनी रहनुमाई कर रहे थे। जो सिंध और मुल्तान कूच का इलाका है ये ताजुद्दीन यलदौज के अंडर था और नसीरुद्दीन कबाचा जो है उसके अफगानिस्तान वाले इलाके में उनके साथ में रहता था। तो मोहम्मद गौरी जो है वो आए साल आता था भारत में, फिर चला जाता था। ऐसे ही 1205 में वो भारत से चला और अफगानिस्तान की तरफ चल पड़ा था। तो हर साल जब अफगानिस्तान की तरफ से भारत में फौजें आती थी मोहम्मद गौरी की, तो रास्ते में आते आते वो बहुत सी लूटपाट करते थे। और उस समय एग्रीकल्चर था, एग्रीकल्चर होने की वजह से फसलें लगी होती हैं, तो सेनाएं देखती नहीं थी कि यहाँ खेत है, यहाँ सड़क है, कहाँ से निकलना है। सेनाएं तो चलती जाती थी, तो लोगों की खड़ी फसल जो है खराब हो जाती थी, घोड़े वहाँ से निकल जाते थे, लोगों की फसलें खराब हो जाती थी, लूटपाट बहुत होती थी। कुछ जो लोग बच जाते थे तो मोहम्मद गौरी के सैनिक जो है वापसी पे उनकी लूटपाट करते थे। ऐसे बहुत से इंसिडेंट होते थे जिसकी वजह से लोग मोहम्मद गौरी के बार बार आने जाने से बहुत परेशान थे कि ये हमें बड़ा परेशान करता है। तो ऐसे ही मोहम्मद गौरी जो है एक बार वापस जा रहा था, अपने रास्ते में था, तो वाया पंजाब को वापस जा रहा था अफगानिस्तान की तरफ।
तो उस समय क्या है, चलते चलते काफ़ी महीने लग जाते हैं पहुंचने में। तो तकरीबन 1206 ईस्वी में वो अभी अफगानिस्तान बॉर्डर के आसपास में ही था, भारत में ही था। तो चल रहा था, रास्ते में उसको नमाज की आवाज़ सुनाई दी, उसको पता चल गया कि नमाज का टाइम हो गया। बड़ा पक्का मुसलमान था वो, और नमाज पढ़ने के लिए अपने घोड़े से नीचे उतरा, अपनी सफ बिछाई और नमाज पढ़ने के लिए वहाँ पे बैठ गया। तो जैसे ही वो नमाज में लीन हुआ, आसपास में एक खोखर कबीला था जो मोहम्मद गौरी से बहुत ज़्यादा खफा थे कि ये हमारा बहुत नुकसान करता है। उन्होंने ये देखा कि ये समय जो है ये सबसे बढ़िया समय है, और उन्होंने सबने मिलके इसको वहीं पे मार दिया। मोहम्मद गौरी जो है, ना वो अफगानिस्तान पहुंच सका और ना ही वो भारत के अपने इलाके को पूरी तरह से कंसोलिडेट कर पाया। तो इस तरह से जो उसका जीता हुआ इलाका था, चाहे वो भारत में, चाहे वो अफगानिस्तान में, चाहे वो रास्ते में, वो सारे इलाके उसके अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव्स के अंडर आ गए। जैसे नसीरुद्दीन कबाचा, ताजुद्दीन जल्दौस, जो ये हम बात करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक की, बख्तियार खलजी की। बख्तियार खलजी जो है ये बंगाल और उसके आसपास के इलाके के ऊपर पूरी तरह से उसका राज्य हो गया। और जो नॉर्थ इंडिया है, पंजाब का इलाका है, राजस्थान का इलाका है, मॉडर्न यूपी का इलाका है, ये सारा किसके हाथों में आया, ये कुतुबुद्दीन ऐबक के अंडर आया। और ताजुद्दीन यल्दौस, नसीरुद्दीन कबाचा, इनके पास अफगानिस्तान का और सिंध मुल्तान पूंछ का इलाका आया। पर इनमें सब में जो प्राइम प्लेस था वो कुतुबुद्दीन ऐबक के पास में आया हुआ। जो इलाका कुतुबुद्दीन के पास में था, हर कोई व्यक्ति चाहता था कि वो इलाका मुझे मिले। तो इन चारों की आपस में टसल थी। कुतुबुद्दीन ऐबक को पता था मैं इनका मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि वो अपने आप में बादशाह नहीं था, एक सैनिक ही था मोहम्मद गौरी का। तो उसने इन डिस्प्यूट्स को सेटल करने के लिए क्या किया, उसने ताजुद्दीन यल्दौस जो है उसकी बेटी के साथ में शादी करा ली, और नसीरुद्दीन कबाचा के साथ में अपनी बहन की शादी कर दी। मैरिटल रिलेशंस बना के उसने तकरीबन उनके साथ में झगड़ा जो है वो ख़त्म कर दिया, और बख्तियार खलजी के ऊपर अपनी सेनाएं भेज के हमला करा के उसको हरा दिया, और उसका इलाका जो है काफ़ी हद तक अपने पास मिला लिया। जो इस तरह से कुतुबुद्दीन ऐबक जो है उसने काफ़ी हद तक सेटलमेंट कर लिया था। तो हमारा जो टॉपिक है कि इम्पैक्ट्स ऑफ द कॉन्क्विस्ट ऑफ मुइज़ुद्दीन ऑफ गौर, मोहम्मद गौरी ने जो इलाके जीते हैं उसका प्रभाव क्या पड़ा भारत के ऊपर, पंजाब के ऊपर। भारत के ऊपर सबसे पहला प्रभाव क्या पड़ा कि भारत की राजनीतिक जो प्रॉब्लम्स हैं वो बाहर पता चल गई कि इनके राजा जो हैं वो आपस में लड़ाई करते रहते हैं, एकजुट नहीं है। तो इसलिए इनकी जो है अब कभी भी हार हो सकती है। दूसरा, बाहर से और ज़्यादा हमलावर जो हैं भारत की तरफ अट्रैक्ट होने लग गए। उनको लगा कि अगर मोहम्मद गौरी इन इलाकों को जीत सकता है तो हम भी क्यों नहीं जीत सकते। इसके अलावा जो और इम्पैक्ट पड़ा वो ये था कि भारत का इकोनॉमिक लॉस बहुत हुआ। जब भी मोहम्मद गौरी की सेनाएं आती थी वो भारत से बहुत ज़्यादा पैसा जो है वो लूट के लेके जाते थे। इसके अलावा जानी नुकसान, जब भी मोहम्मद गौरी की सेनाएं आती, भारत के सैनिक या आम लोग जो हैं बहुत से लोगों को अपनी जान से हाथ धोने पड़ते थे, और जानी नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ। इसके अलावा नए हथियारों का गठन, मोहम्मद गौरी जो है जब वो भारत में आया तो उसने नए तरह के हथियार जो इस्तेमाल किए, वो भारत के लोगों को ऐसा पता नहीं था उन हथियारों का। अब ये सारे हथियार जो हैं वो भारत में इस्तेमाल होने लगे। इसके अलावा व्यापार में बढ़ोतरी, व्यापार कैसे, अफगानिस्तान से भारत आना जाना शुरू हो गया, और भारत की चीज़ें अफगानिस्तान ले जाएंगे और अफगानिस्तान की चीज़ें भारत लेके आएंगे। तो इससे इंपोर्ट एक्सपोर्ट, आयात निर्यात, ये बिजनेस जो है वो सेटअप हो गया काफ़ी ज़्यादा, जिससे भारत का व्यापार जो है वो काफ़ी बढ़ गया था। इसके अलावा अब भारत जो है ये एक हिंदू कंट्री नहीं रहा था, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ये अफगानिस्तान वापस नहीं गया था, बल्कि इसने पूरी तरह से अपने आप को भारत में सेटल कर लिया और अपना शासन स्थापित कर लिया। उसके बाद में दिल्ली जो है कैपिटल बनाया, इल्तुतमिश ने चाहे बनाया,
पर इसमें एक मुस्लिम राज्य की स्थापना हो गई कि पहले जैसे हिंदू राजा राज करते थे, अब भारत जो है ये मुस्लिम राजाओं के अधीन आ गया। और इसीलिए हम जो मेडिएवल पीरियड है इंडिया का, हिस्ट्री का, उसको हम मुस्लिम पीरियड भी कह देते हैं। तो यहाँ से शुरुआत हो जाती है मुसलमानों के असल राज्य की, अगर हम बात करते हैं। इसके अलावा हम कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में अगर पढ़ें, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है बेसिकली एक रिप्रेजेंटेटिव था, और इसने अपने आप को कभी भी नवाब नहीं कहा था, राजा नहीं कहा था, बादशाह नहीं कहा था। और ये मोहम्मद गौरी के द्वारा दी गई टेरिटरीज को संभालता था। 1206 से लेके 1210 तक इसने राज्य किया। वो आगे भी बढ़ सकता था, आगे भी राज कर सकता था, आगे भी इलाकों को जीत सकता था, पर अनफॉर्चुनेटली 1210 में उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु कैसे हुई? पोलो एक गेम है जो घोड़े पे चढ़ के हॉकी स्टिक के साथ में बॉल को पुश करते हैं। वो घोड़े पे चढ़ के पोलो गेम जो है, इसको चौगान हम कहते हैं हिंदी में, वो गेम खेल रहा था। घोड़ा जोर से दौड़ा और एकदम से टेढ़े हो गया, तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है घोड़े से गिर गए, उनको बहुत चोटें लगी, जिनकी वजह से उसकी मौत हो गई। तो 4 साल का जो टाइम पीरियड उनको मिला, वो 4 साल उसको सिर्फ सेटलमेंट्स करने में लग गए, ताजुद्दीन यल्दाज और नसीरुद्दीन कबाचा और बख्तियार खलजी के साथ में। इसलिए कोई बहुत ज़्यादा बड़ा इलाका नहीं बना पाया, ना ही कोई बहुत बढ़िया शासन स्थापित कर पाया। उसके बाद में उसका बेटा था रुकनुद्दीन, उसको राजा बनाया गया। वो एक इमेच्योर चाइल्ड था, माइनर था, छोटा बच्चा था, तो उसको कोई सपोर्ट नहीं मिल सका। इसलिए उसी के रिप्रेजेंटेटिव्स में से उसी का एक जो नौकर कह सकते हैं, स्लेव कह सकते हैं, वो था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने उस समय राज्य सारा का सारा अपने हाथों में संभाल लिया 1211 में। ये सारा राज्य अब इल्तुतमिश के हाथ में आ गया। और वही प्रॉब्लम्स थी अफगानिस्तान से, सिंध, मुल्तान, कूच से नसीरुद्दीन कबाचा और ताजुद्दीन यल्दाज बार बार अटैक करते थे। पहले जो कैपिटल था वो लाहौर था। तो इल्तुतमिश ने ये देखा कि कैपिटल, राजधानी अगर किसी के अंडर आ गई तो सारा राज्य जाएगा। उससे सबसे बड़ा काम क्या किया, 1211 में राजधानी को लाहौर से शिफ्ट कर दिया दिल्ली में। ये एक पहला समय था, पहली बार था जब राजधानी जो है भारत में मुसलमानों के समय पे लाहौर से दिल्ली शिफ्ट हो गई थी। और बाद में तकरीबन हमेशा के लिए दिल्ली ही भारत की राजधानी रही। आज भी जो दिल्ली है, चाहे ये भारत के सेंटर में नहीं है, पर ये अभी भी भारत की राजधानी है। ये इल्तुतमिश ने किया था ताकि ताजुद्दीन यल्दाज और नसीरुद्दीन कबाचा जो हैं उनके अटैक्स के ऊपर काबू पाया जा सके। इसके अलावा जो इल्तुतमिश है, इसने अपने नाम के सिक्के चलाए, तांबे और पीतल के सिक्के चलाए इसने, टंका और जीतल, ये 2 सिक्के इसने चलाए। जब कोई व्यक्ति सिक्के चलाता है, कब चला सकता है सिक्के? जब उसके हाथ में बादशाह जैसी ताकत होती है, पावर होती है। इसके अलावा इल्तुतमिश बेसिकली एक नौकर ही था, एक स्लेव था कुतुबुद्दीन ऐबक का। तो एक बादशाह बनने के लिए उसको बड़ा काम क्या करना पड़ा, उसने तुर्की का जो खलीफा है, जो पूरे मुसलमान उसको पूरी अहमियत देते हैं, उससे अपने नाम का खुतबा पढ़ा लिया। मतलब कि उससे अपने नवाब या बादशाह होने की परमिशन ले ली। तो इस हिसाब से वो पूर्ण रूप में एक पावरफुल बादशाह बन गया। अपना सिंहासन भी बनाया, अपना दरबार भी सजाया, और इसके अलावा वो जितने भी काम करता था उसके साथ में एक ग्रुप होता था 40 व्यक्तियों का, जिसको हम चालीसा या चहलगानी कहते हैं, अ ग्रुप ऑफ 40 पीपल, जो हमेशा इल्तुतमिश के साथ में रहते थे, उसका साथ देते थे, उसको समर्थन करते थे। कोई भी काम करता था इल्तुतमिश तो चहलगानी के लोगों की बातचीत करता था, उनसे सलाह लेता था। तो ऐसे करते हुए उसने काफ़ी हद तक इलाका अपना बढ़ा लिया, और दिल्ली राजधानी जब बनाई तो इसको नाम दिया गया दिल्ली सल्तनत। इसी से ये नाम पड़ गया दिल्ली सल्तनत। ये दिल्ली सल्तनत जो है, इसका फाउंडर बेसिकली कुतुबुद्दीन ऐबक है, पर इसको असल रूप में सल्तनत का रूप जो दिया वो इल्तुतमिश ने दिया। इसलिए कई बार क्वेश्चन आता है, हु इज सपोज टू बी द रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत, तो वो आएगा इल्तुतमिश। अगर फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत है वो कुतुबुद्दीन ऐबक है, और राजधानी असल में दिल्ली को राजधानी किसने बनाया, वो भी इल्तुतमिश ने बनाया। जो सिक्के चलाए टंका और जीतल, वो भी इल्तुतमिश ने चलाए। इल्तुतमिश जो है, ये एक पहला ऐसा व्यक्ति था
भारत में, चाहे कोई हिंदू राजा है उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया, मुस्लिम राज्य में कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी औरत के नाम पे राजगद्दी जो है वो दी जाए। इल्तुतमिश जो है उनकी 2 बेटियां थी, रज़िया और ज़ीनत। रज़िया उनकी बड़ी बेटी थी, तो उन्होंने रज़िया को तलवारबाजी करना सिखाया, घोड़सवारी करना सिखाया। जो भी वो कोई इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेते थे, दरबार लगाते थे, तो रज़िया अपनी बड़ी बेटी को साथ में बिठाते थे। और उन्होंने धीरे धीरे देखा कि रज़िया जो है ये आने वाले समय में पूरे देश को काबू कर सकती है, इसमें बहुत सी क्वालिटीज़ हैं। तो इसलिए इल्तुतमिश ने अनाउंस कर रखा था पहले से ही कि जैसे ही मैं मरूंगा मेरे बाद में मेरी बेटी जो है ये सुल्तान बन जाएगी। ये पूरे एक जो मुस्लिम कम्युनिटी के लिए बहुत बड़ी बात थी, लगता नहीं था ऐसे हो पाएगा। तो 1235 में इल्तुतमिश की मृत्यु हुई है। उसके बाद में रज़िया सुल्तान जो है, हम बात करते हैं रज़िया उनकी बेटी, उसको सुल्तान नहीं बनाया गया क्योंकि कई उसके मंत्रियों ने ये बात कही कि लड़का ही बादशाह होना चाहिए। तो इसलिए इल्तुतमिश की एक पत्नी थी शाह तुर्कान, उनका बेटा था, उसको बादशाह बना दिया गया। पर रज़िया जो है वो अपना हक चाहती थी, उनको पता था कि मेरे पिता ने मेरे नाम पे राजगद्दी दी हुई है, तो इसलिए कुछ लोगों के साथ मिलके उन्होंने अपनी राजगद्दी जो है अपने हाथ में ले ली और 1236 में कंप्लीट एक सुल्तान का जो रुतबा है वो हासिल कर लिया। अब रज़िया जो है ये जानती थी कि सल्तनत को कैसे चलाया जाएगा। एक औरत की वेशभूषा पहनेंगी, बुर्का पहन के घूमेंगी तो डिसीजन नहीं ले पाएंगी, अपनी जो महफिलें हैं उनमें नहीं जा पाएंगी। तो इन्होंने क्या किया, एक सुल्तान की तरह, एक फौजी की तरह से कपड़े पहनना शुरू किया, घोड़े पे चढ़ के हर जगह जाती थी, हथियार धारण करती थी और चलाना भी जानती थी और अपनी मर्जी के मुताबिक सारे फैसले करती थी। जब ये फैसला सुनाती थी तो बहुत से इनके मंत्री जो हैं इस बात के लिए खफा हो जाते थे कि ये औरत हमारे ऊपर हुक्म चलाएगी, तो क्या हम इस औरत के कहने से काम करेंगे। तो एक औरत की गुलामी करना उनको मंजूर नहीं था। तो ऐसे करते करते बहुत से लोगों ने गुट बना लिया जो कि रज़िया को सुल्तान नहीं बनने देना चाहते थे। उनको ये था कि किसी तरीके से इसको हटा दिया जाए और किसी आदमी को इस सुल्तान की कुर्सी के ऊपर बिठा दिया जाए। और रज़िया जो है ये कहीं भी पीछे हटने वाली नहीं थी। तो एक बार वो पंजाब में आई हुई थी, पंजाब में कुछ अटैक्स थे, तो वो आगे निकलते हुए आगे बढ़ रही थी। उन्होंने बठिंडा के सुल्तान से शादी कराई थी अल्तुनिया के साथ में। उस समय दिल्ली से कुछ लोगों ने प्लानिंग बनाई और रज़िया को मारने का, ख़त्म करने का काम जो है वो सोच लिया और दिल्ली से उन्होंने अपनी सेनाएं भेजी और रज़िया के ऊपर अटैक कर दिया। रज़िया, उनके पति बड़ी बहादुरी से लड़े पर मारे गए, ख़त्म हो गए। 1240 में रज़िया जो है उनकी मृत्यु हो गई बठिंडा में और उनके बाद में अलग अलग व्यक्ति जो हैं वो बादशाह बने। कोई भी किसी की स्टेबिलिटी नहीं थी। जितने भी बादशाह बने उनमें जो भी बादशाह बने उनके साथ में एक व्यक्ति था बलबन, जो कि इल्तुतमिश की छोटी बेटी ज़ीनत का हस्बैंड था और एक नौकर था पहले इल्तुतमिश का, जिसकी शादी कर दी थी इल्तुतमिश ने अपनी बेटी के साथ में। तो वो कायदे से बादशाह नहीं बन सकता था क्योंकि बादशाह के परिवार के मेंबर्स अभी थे। तो इल्तुतमिश जो है उसके हाथ में भी सिंहासन आया। वो कब आया? 1266 ईस्वी में। 1266 ईस्वी से लेके 1286 तक 20 साल बलबन ने राज्य किया। और बलबन जो है, बलबन अभी बादशाह नहीं बन सकता था। बलबन के बादशाह बनने के चांसेस क्यों नहीं थे? क्योंकि इल्तुतमिश बादशाह था और उसके परिवार के मेंबर्स अभी थे और उनके हाथ में अलग अलग समय में बादशाह बनने का मौका आया। बलबन जो है उन सारे के सारे बादशाहों के साथ में प्रधानमंत्री बन के चाहे काम करता रहा पर बादशाह नहीं बन पाया, ना वो कभी बन सकता था। पर 1266 में ऐसा एक समय आया कि इल्तुतमिश के परिवार का और कोई व्यक्ति नहीं बचा और डायरेक्टली बलबन जो है उसको समर्थन मिल गया, मंत्रियों का भी और जो दरबार के मेंबर्स हैं उन सब का भी, पारिवारिक मेंबरों का भी, कि अब इसको बादशाह बनाया जाए।
तो फाइनली ये दिल्ली सल्तनत जो है बलबन के हाथ में आ गई। 1266 से लेके 1286 तक बलबन ने राज्य किया। 20 साल का लंबा समय राज्य किया और बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी पॉलिसीज इसने अडॉप्ट की। इसको ये पता था कि आसपास के इलाके में जो लोग हैं वो इतने सालों में कोई पक्का राजा नहीं आया, कोई स्ट्रॉन्ग राजा नहीं आया, इसकी वजह से वो अपना होल्ड बना के बैठे हुए हैं, वो एक तरह से बदमाशी कर रहे हैं, किसी की बात नहीं सुनते हैं। स्पेशली वो एक ग्रुप जो इल्तुतमिश के समय बना था, चालीसा या चहलगानी, उनके हाथ में बड़ी बड़ी पावरें थी, वो अपनी मर्जी से बादशाहों को कुछ भी हुक्म दे देते थे। तो ये सारी चीज़ों को बलबन ख़त्म करना चाहता था। हालांकि बलबन ने खुद इन लोगों का समर्थन लिया था, सपोर्ट लिया था बादशाह बनने के लिए, पर उसको पता था अगर ये लोग मेरे आसपास ऐसे ही रहेंगे तो मेरी भी वही हालत होगी जो दूसरे बादशाहों की हुई है। वो सिर्फ एक कठपुतली की तरह काम करते थे, असल में पावर बलबन और दूसरे लोगों के हाथों में होती थी। तो बलबन सारी पावर अपने हाथ में रखना चाहता था। बलबन चालीसा की पावर को भी खत्म करना चाहता था और जो व्यक्ति उसके सामने बड़ी बड़ी शक्तियां रखते थे उनको भी खत्म करना चाहता था। और आसपास के इलाकों में कई व्यक्ति जो हैं अपने आप को बड़े सरदार कहलाते थे या बहुत बड़े बड़े लुटेरों के ग्रुप बने हुए थे, उन सब के ऊपर बलबन काबू पाना चाहता था। क्योंकि बलबन से पहले जो बादशाह थे वो बिल्कुल कठपुतलियां बन के बैठे हुए थे, सारी पावर बलबन और चालीसा के हाथों में होती थी। बलबन ऐसा नहीं चाहता। तो बलबन ने एक पॉलिसी अडॉप्ट की, एक नीति अडॉप्ट की जो बड़ी पॉपुलर रही। उसको किस नाम से जानते हैं? लहू और लोहे की नीति। लोहा क्या है? तलवार, कि तलवार का वार करो अपने दुश्मन के ऊपर और उसको खत्म कर दो, लहू निकाल दो। ब्लड एंड आयरन पॉलिसी ये बहुत पॉपुलर है। आसपास के इलाके में, मेवात के इलाके में या और जो इलाकों में डाकू थे, दोआब के डाकू थे, वो सारे लोग जो हैं बहुत ज़्यादा अपने आप में पावर गैदर करके बैठे हुए थे। तो बलबन ने उन सब का बड़ी आसानी से अपनी सेनाएं भेज के सफाया करा दिया और उनकी पावर्स को फटाफट से ख़त्म कर दिया। कई इलाके ऐसे थे जहाँ पे जो भी कोई व्यक्ति थोड़े बहुत भी बचे, जो बलबन जिनको ख़त्म करना चाहता था, उनको पकड़ पकड़ के जेलों में डाल दिया। ये बात हुई बाहर के लोगों की। आप दरबार के अंदर जो चालीसा का गुट बना हुआ है उनको कैसे खत्म करेंगे? उनको मार नहीं सकते थे। तो बलबन ने ये देखा ये कब चालाकी करते हैं, जब ये लोग इकट्ठे होते हैं। इकट्ठे कब होते हैं? शाम को महफिल लगती है और उसमें वो शराब पीते हैं और आपस में कोई ना कोई ग्रुप बनाते हैं और कोई ना कोई जो है वो साजिश रचते हैं बादशाह के खिलाफ। जो भी वो कोई काम करना चाहते हैं उन महफिलों में करते हैं। और ये चालीसा ग्रुप के जो मेंबर्स हैं ये अपनी एक दूसरे के साथ साझेदारियां कैसे बढ़ाते हैं? अपने लड़के लड़कियों की आपस में शादी करा देते हैं या एक दूसरे के लड़के लड़कियों की शादियों में जाते हैं, कोई ना कोई बहाना बनाते हैं, जन्मदिन के ऊपर, कोई और किसी भी फंक्शन के ऊपर इकट्ठे होके ये सब मिलके कोई ना कोई साजिश रचते थे। बलबन जानता था क्योंकि वो भी पहले इन्हीं के साथ का एक व्यक्ति था। अब उसने क्या किया? इन 40 व्यक्तियों के ग्रुप की आपस में मीटिंग्स बंद कर दी, इनका शराब पीना बंद कर दिया, इनकी शाम की महफिल लगना बंद कर दिया। इनके लिए स्ट्रिक्टली ये अनाउंस कर दिया कि कोई भी चहलगानी के मेंबर एक दूसरे के लड़के लड़कियों की आपस में शादी नहीं करेंगे और बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी महफिलें नहीं लगाएंगे। कोई भी अपने घर में कोई फंक्शन है तो अपने लेवल पे उसको मनाएंगे ताकि इनका आपस में मिल जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए और कोई भी साजिश रचने का इनको मौका ही ना मिल सके। और धीरे धीरे करके उनकी शक्तियों को ख़त्म कर दिया। जो भी कोई मेंबर इनको पता चलते थे कि अभी भी बलबन के खिलाफ कार्रवाई करना चाहते हैं तो वो फटाफट से उनके खिलाफ एक्शन लेता था, या तो उनके ओहदे से उनको हटा देता था या उनको ख़त्म भी कर दिया था। क्योंकि इसने परवाह नहीं की। तो ये लहू और लोहे की नीति जिसके साथ इसने धड़ाधड़ लोगों का खून बहाया और अपने सारे के सारे दुश्मनों को ख़त्म करके पूर्ण रूप में एक बादशाह जो है वो बन के सामने आया।
बलबन के बारे में ये कहा जाता है, बलबन ने आसपास के कई इलाकों को भी जीता, बहुत से बड़े बड़े इलाकों को अपने अंडर कर लिया, अपने राज्य को कंसोलिडेट कर लिया। और बलबन जो है ये माना जाता है कि ये शक्ल से बिल्कुल भी सुंदर नहीं था, पर ये अपनी शक्ल की सुंदरता को छुपाने, बदसूरती को छुपाने के लिए क्या करता था, बहुत महंगे हीरे जवाहरात लगे हुए कपड़े पहनता था, बहुत महंगे महंगे हीरे जवाहरातों के गहने पहनता था, ताकि कोई भी व्यक्ति इसके दरबार में आए और इसका दरबार इतना सुंदर सजाया हुआ था कि इसका दरबार देखता रह जाए, इसके वस्त्र देखता रह जाए और इसकी शक्ल देखने का समय ही ना रहे। दूसरा, इसने एक और सिस्टम शुरू किया, सिजदा और पैबोज, कि जो भी व्यक्ति इसके दरबार में आएगा इससे मिलने के लिए, वो पहले इसको सिजदा करेगा कि 3 बार झुक के सलाम करेगा, कि सामने आंख से आंख मिला के बात नहीं करेगा। उसके बाद में आगे आके सुल्तान के पैरों को चूमेगा और फिर घूम के वापस अपनी जगह पे चला जाएगा। तो इसका चेहरा देखने का मौका नहीं मिलेगा, और दूसरा जो व्यक्ति सामने आया है वो कभी भी सुल्तान से सामने आंख मिला के बात नहीं कर पाएगा। तो ये सिजदा और पैबोज जो है, ये नया सिस्टम शुरू किया था बलबन ने। ये अपने आप को इलाहाबादी तुर्क कबीले का मानता था कि मैं बहुत ज़्यादा ऊंचे घराने से जो हूँ, संबंधित हूँ, और मैं आम लोगों से बात नहीं कर सकता। ये बलबन जो है ये इल्तुतमिश का एक नौकर था, एक स्लेव था। और इल्तुतमिश जो है ये कुतुबुद्दीन ऐबक का एक स्लेव था, एक नौकर था। और कुतुबुद्दीन ऐबक भी जो है ये मोहम्मद गौरी का एक नौकर ही था। इसलिए ये तीनों जो हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन, इन तीनों ने दिल्ली को जो सल्तनत बनाया, सल्तनत पे राज्य किया, इनकी एक डायनेस्टी बोली जाती है। या तो इनको सल्तनत पीरियड कहा जाता है दिल्ली सल्तनत के नाम से, दूसरा स्लेव डायनेस्टी या गुलाम वंश। तो 2 क्वेश्चन आ जाते हैं शॉर्ट टाइप में कि गुलाम वंश के राजाओं के नाम बताओ। गुलाम वंश का फाउंडर कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद में इल्तुतमिश, उसके बाद में बलबन, या स्लेव डायनेस्टी भी इसको कहते हैं। इसके अलावा दिल्ली सल्तनत का अगर बोलेंगे उसमें भी ये तीनों आ जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये लेसन अच्छा लगा है तो बाकी स्टूडेंट्स के साथ में इसको शेयर कर दीजिए, और अगर आप बाकी भी लेसन्स ये चाहते हैं सारे चैप्टर्स, तो ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा गूगल क्लासरूम का क्लासरूम कोड दिया गया है, जिससे आप ये सारे लेसन्स जो हैं या इसके क्वेश्चन आंसर जो हैं रिटन